चीन का ईरान को बड़ा झटका। ये हुआ कैसे? सबसे पहले ये बात क्या है वो बताता हूं। ईरान ने काफी मेहनत करके अपना एक सिस्टम तैयार किया जिसमें उसका सिस्टम था कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा ईरान उससे टोल लेगा, पैसा लेगा। ये बात सभी को पता है, कोई नई चीज नहीं है। और चाइना ने ये सपोर्ट करके कहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल और टैक्स ले सकता है, ये भी रिकॉर्डेड है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब कल चाइना पहुंचे तो वहां चीन का एक सुर बदला हुआ नजर आया। चाइना ने और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर साथ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए किसी जहाज को ईरान को टोल नहीं देना चाहिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे हैं चाइना तो स्वागत उनका बेहतरीन लेवल का किया गया और करना ही पड़ेगा। ऐसा होता है किसी इंसान से लड़ाई होती है, दुश्मनी होती है, लेकिन फिर भी जब वो घर आता है तो हम उसको इज्जत देते हैं। तो ये देखिए जहाज से गुलाबी सुअर चाइना में उतर रहा है चीन के एयरपोर्ट पर। फैक्ट की बात अब ये है कि शी चिनपिंग रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति चाइना का पहुंचा था लेने के लिए, लेकिन शी चिनपिंग ने अपनी जो है दिखाई है यहां पर कि वो खुद नहीं पहुंचे ट्रंप को रिसीव करने के लिए। बाकी सारे इंतजामात बहुत खतरनाक और बेहतरीन लेवल के थे। दोस्तों कल रात को ही डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं चाइना। अभी तक शी चिनपिंग से मुलाकात नहीं हुई है। आज शी चिनपिंग से आमने सामने मुलाकात होगी। भारत आए हुए हैं ईरान के विदेश मंत्री। इस पर तरह तरह की बातें बढ़ा चढ़ाकर गोदी मीडिया आपको बताएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है भारत के अंदर, जिसके बारे में तो 15 दिन पहले आपको बताया था मैंने। जिस मीटिंग में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उनका स्वागत भारत के अंदर वीवीआईपी के तौर पर किया गया। एक दोस्त की तरह, जैसे दोस्त का स्वागत होना चाहिए वैसे ही किया गया। उधर नेटो की मीटिंग में कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई ये 4 देश शामिल होंगे। अब आप कहेंगे रजा भाई नेटो की मीटिंग में अरबों का क्या काम? तो दोस्तों असल में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है और ईरान ने जिस तरह से इन अरबों को बजाया है, उस पर नेटो ने इन 4 से 5 देशों को इनवाइट किया है कि बेचारे हैं आइए और मीटिंग में शामिल हुई। लीजिए रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल अभी ताज़ा खबर आ रही है मेरे पास। मंजर देखिए, ये देखिए शी चिनपिंग, जी हाँ मुलाकात शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो चुकी है। अब ये तमाम मुलाकात होने के बाद 12-18 घंटे गुजरने के बाद ही सामने आएगा कि दोनों देशों के बीच क्या क्या डील हुई है। एक इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री ने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि चाइनीज अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ईरान को प्रेशर मिले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दें। तो जरा गौर करने वाली बात यह है हजरत मोहतरम कि अमेरिका साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल नहीं रहा। आज ये नौबत आ गई है कि अमेरिका तमाम अपने दुश्मनों से मिल रहा है। समझ नहीं रहे, ये तो खुला आपको दिख रहा है ना। अरे जो अमेरिका चाइना को धमकी दे रहा था, जो ताइवान को हथियार से भर रहा था और बात बात पे चाइना को धमकी दे देता था ट्रंप, आज वही ट्रंप जब ईरान से पिटा है तो दौड़ता हुआ चीन के पास गया है। तो अब आप समझ लीजिए ईरान की ताकत क्या है। देखिए मैं स्टूडियो में हूं या ना हूं, मेरी टीम लगातार स्टूडियो में है। मैं किसी अपने सरकारी काम, भैया इतना सच बुलवाया है आपने कि कहीं भी तारीख हो सकती है तो जाना पड़ता है, समझ रहे हो, स्टेट के बाहर स्टेट के अंदर, तो इशारों में आपको बता रहा हूं। लेकिन आप देखिए कि हमारी टीम पल पल की खबर रख रही है। जैसे ये देखिए भाई, यूरोप में अमेरिका का परमाणु बॉम्बर उड़ता हुआ नजर आया है। कल मैंने बताया था कि परमाणु पनडुब्बी भी मिडिल ईस्ट में देखी जा रही है अमेरिका की, और पिछले
महीने भर से आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका तैनाती जो कर रहा है वो नेक्स्ट लेवल की है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के समर्थक देशों को मिलकर शांत कर रहा है और ईरान को अकेला करने की कोशिश कर रहा है। आगे की सुन लीजिए, मोदी जी पूरी दुनिया घूमेंगे एकदम बढ़िया ट्रिप पर, लेकिन तुम्हें बोलेंगे घर से बाहर मत निकलो। एयर इंडिया हमारे मुल्क की सरकारी एयरलाइंस जिसके नाम में इंडिया है, एयर इंडिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट के कुछ रूट कैंसिल करने वाला है, या यूं कह दूं आपको आसान भाषा में कि अब विदेश के लिए जो एयर इंडिया है वो कम से कम उड़ान भरेगी। ये भी कहा जा सकता है कि सारी उड़ानें रद्द कर सकता है, क्योंकि भारत को जेट फ्यूल की कमी भारी मात्रा में हो रही है। हजरात, यूं ही मैं अरबों को गालियां नहीं देता, अरब की सरजमीन को और नौजुबिल्ला अरब के कल्चर को नहीं बकता मैं। अब आप समझिए, हिंदुस्तान का मुसलमान बल्कि दुनिया का मुसलमान अब समझ रहा है कि यूएई है क्या। यूं ही नहीं, 4 महीने 6 महीने पहले मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में दूसरा इजराइल ये यूएई है। आपको पता है क्या मामला हुआ है? यूएई की औकात आपको बताऊं, अरबों की असलियत आपको बताऊं, ये देखिए सबूत। भाई खुलासा हुआ है इजराइल के ही दफ्तर से कि जंग के दौरान, जब जंग चल रही थी खतरनाक लेवल पर, तो इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू चुपके से यूएई का दौरा करता है। हां, दुबई गया था। कहां हो भाई, जागो। अरबों से इतनी मोहब्बत कि उसकी सच्चाई बयान कर देता है रजा, तो पीछे मिर्ची लग जाती है। अब आंखें बंद कर लोगे क्या बेगैर? तो देखो ना, रिपोर्ट यह है कि दुबई गया था नेतन्याहू और बिन जायद से मुलाकात करी थी और कई अहम तरीन डील की थी। यही वजह है। जंग के दौरान आपने देखा कि यूएई के टॉप ऑफिशियल, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिशियल्स के द्वारा यह कहा जा रहा था कि इस जंग से क्लियर हो गया है कि इजराइल के हमें करीब होना पड़ेगा, हम इजराइल का साथ देंगे, इजराइल के साथ रहेंगे। यही है वजह। और नेतन्याहू के दफ्तर से कंफर्म किया गया कि नेतन्याहू खुद गया था, बिन जायद से मुलाकात की थी, एक बहुत छोटी सी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इजराइल और यूएई के रिश्ते और मजबूत और पक्के हुए हैं। यह है असलियत। अब जब यह खबर सामने आई है तो यूएई को गालियां वो भी बक रहे हैं जो कल तक यूएई को डिफेंड कर रहे थे। तो यूएई ने हबड़ तबड़ में बयान जारी करके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम नेतन्याहू हमारे यहाँ नहीं, जबकि इजराइल कह रहा है कि हम गए थे। यह है यूएई। आइए, भारत की बात छेड़ी थी मैंने, तो भारत की बात आगे करता हूं। मैंने आपसे ये जंग के दौरान कहा था और अभी लास्ट भी यही बात बार बार कह रहा था जब चुनाव चल रहे थे कि मुन्ना, असर तो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि मोदी जी को चुनाव जीतना है किसी भी हालत में, इस वजह से कुछ चीज महंगी नहीं हो रही है। अब बीजेपी हारे या जीते, समझो, बीजेपी हारे या जीते, चुनाव के तुरंत बाद हर चीज महंगी होना शुरू हो जाएगी। आप तो जमीन पर हैं, रोज निकलते होंगे कहीं फ्रूट लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, कोई घर का सामान लेने के लिए, अरे सब्जी लेने के लिए। महसूस हो रहा है ना, चीजें महंगी हो रही हैं। लीजिए, मुबारक हो मोदी जी पर भरोसा करने का एक बार फिर से पूरे भारतवासियों को और भजपिल्लों को फायदा हुआ है। 2 रुपया दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। 2 रुपए अमूल ने बढ़ाया है और मदर डेयरी ने बढ़ाया है। धीरे धीरे अब सब बढ़ाएंगे। हज़रात, एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। भारत जब आए हैं ईरान के विदेश मंत्री, तो जिस जहाज पर वो आए हैं, जिस जहाज में वो सवार होके आए हैं, उसकी इस तस्वीर को देख लीजिए। जहाज के ऊपर #मिनाब 168 लिखा हुआ था। अब्बास अरागची ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। जहाज के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा गया है मिनाब 168। 168 लड़कियां अमेरिका ने जो कत्ल की हैं, ईरान उन्हें भूल नहीं रहा है और इंशाल्लाह वो भूलने देगा भी नहीं। मोदी का क्या है भाई, वो तो प्रधानमंत्री है, उसको तुम रोक नहीं सकते। अगला पूरी दुनिया को रोककर, पूरे भारत को रोककर चला गया कि कहीं मत जाना, कहीं मत घूमो, घर में रहो, ये करो। ठीक है भाई, इतने अच्छे हो तुम, इतना पैसा दबाए हो तुम, ठीक,
तो वो जो फंड था तुम्हारा पीएम केयर फंड, इतनी केयर है जनता की, तो तमाम जनता के अकाउंट में जो नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार हैं उससे फ़र्क हटाकर, फ़र्क ना करो, सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये महीना डालना शुरू कर दो। जब तक ये जंग ख़त्म नहीं हो जाती, इलाके में सब चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, इतनी तुम्हें परवाह है भारतीयों की। दोस्तों, भारतीयों ने भी मोदी को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। जो भारत के अंदर मोदी या कहीं भी जाकर मोदी बोलते हैं, जनता सुनकर उसका उल्टा करती है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, आज तक के सोर्स से आपको बता रहा हूं कि जब मोदी ने कहा कि सोना मत खरीदो, तो हाल ये हो गया है कि गोल्ड खरीदने की होड़ मच गई है। पीएम मोदी की अपील के बाद लोग सोना और खरीद रहे हैं। पीएम मोदी ने अपील की थी कि भैया सोना ना खरीदो, सोने की इस डिमांड उल्टा तेज हो गई है। ज्वेलरी की दुकानों पर सोने की बिक्री में 20% इजाफा हुआ है। यह खरीदारी ऐसे समय में बढ़ी है जब पीएम ने अगले 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है, आपको पता है। और सोने की बिक्री रोकने के लिए मोदी जी ने सोने के जो टैक्स हैं, यानी इंपोर्ट टैक्स है, उसको भी बढ़ाया है। मोदी 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 है। अरे भाई, आज ही कोर्ट जाना है, तू मुझसे ये खबर करवा के तू और मुझे फंसवा दे। पता चला कोर्ट गया, जज ने बोला आज वाली देखी थी मैंने, फिर लपेट रहा था तू भाई। भाई, भारत के अंदर बेड़ा गर्क होने वाला है। अभी तक मैं इस पे खामोश था क्योंकि ऐसा लोग पैनिक हो सकते थे, लेकिन अब तो चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। जरा देखिए, कोई और नहीं है ये भैया, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने अमेरिका ईरान युद्ध से उपजे हालातों को लेकर बड़ी बात कही है। इनका वीडियो है भाई, पूरा 3 दिन पहले आ गया था। इन्होंने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का असर दिखना शुरू हो सकता है, इसलिए अब भारत को सबसे बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदय कोटक कोई आम आदमी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ बोल सकता है भाई, लेकिन एक बिजनेसमैन इशारा कर रहा है और वो वर्ड यूज कर रहा है कि भारतीय को और भारत को सबसे बुरे समय से गुजरना होगा, सबसे बुरे समय से। कुछ समझ में आ रहा है? लॉकडाउन छोड़ दीजिए, लगे या ना लगे, लेकिन बुरा समय वैसा ही आने वाला है, ये तय है। भारत का बेड़ा गर्क वैसे भी अब हो चुका है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, इस देश के वो राजा हैं और उनको राजा जी कहकर घोषित करना चाहिए। ये कांग्रेस जितनी भी विपक्ष की पार्टी है, एमआईएम कांग्रेस, इनके तमाम नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए जिंदगी भर के लिए। हमारा राजा तो यार मोदी है, और चुनाव काहे का भाई, इतना पैसा खर्च करना खत्म करो। जीते मोदी हैं और अब मोदी जी ही रहेंगे, कितना भी कुछ कर लो। मैंने चुनाव में कोई अपडेट नहीं दिया क्योंकि मेरा दिल जानता था, मुझे मोदी जी की मोदी जी की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था कि किस लेवल पर वो इस चुनाव को ईमानदारी से लड़ेंगे और जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा प्रधानमंत्री राजा है और राजा था और राजा ही रहेगा। रिपोर्ट आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बच्चों का भविष्य टेंशन फ्री कर दिया है मोदी जी ने, इस बीजेपी सरकार ने। कैसे भाई, बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं तो माँ बाप का प्रेशर होता है, भैया जल्दी पढ़ाई पूरी कर, नौकरी पे लग, कमा, हमें कमा के दे, फिर हम तेरा ब्याह करें। ये सारी चीजें शुरू होती हैं कमाई से, और कमाई तक पहुंचने के लिए बच्चे पर प्रेशर होता है पढ़ाई का, फिर सरकार पर प्रेशर होता है कि भाई नौकरी देनी पड़ेगी। अब नौकरी दे कहां से? अरे नौकरी कहां से दे? सरकार ने वो काम ही कभी नहीं किया कि नौकरी जनरेट हो, क्योंकि मोदी जी अपने मुंह से ही जनरेट कर देते हैं, लोग उस पर भरोसा कर लेते थे। हाँ, 2.5 करोड़ नौकरियां रोज, ओहो यार मोदी जी यार क्या गजब ही है। अब ये देख लीजिए, सारा सॉल्यूशन एक झटके में बीजेपी ने कर दिया, पेपर लीक करवा दिया नीट का। अब आप कहेंगे कि रजा भाई डिटेल में बताइए, तो मैं कहूंगा मुन्ना डिटेल देनी ही नहीं है, क्योंकि सब चीज एक पॉइंट पर खत्म हो रही है। हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय मुंह में कुछ चीज फंसाकर खामोश बैठा है, इस पर चीखा चिल्लाया नहीं है। क्योंकि नीट का पेपर ये देख लीजिए, जो लीक किया है जिस व्यक्ति ने, आज तक ने फ्रंट पर नाम नहीं लिखा है,
लेकिन जब आप इसकी पूरी रिपोर्ट खोलेंगे तो पता चलेगा शुभम खैरनार नाम का एक व्यक्ति है, उसने नीट का पेपर लीक करवाया है। हजरात 10 लाख में इसने नासिक के अंदर से 10 लाख का क्वेश्चन पेपर खरीदा और हरियाणा में 15 लाख का बेचा। अब ये गिरफ्तार हो चुका है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, पेपर तो कैंसिल हो चुका है, अब कितना ही शोर मचा लो। ऐसे ही बच्चे बेचारे, इनका पेपर लीक होता रहेगा। 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए थे, उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। मोदी का मुंह खुलेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी चाहते ही नहीं है कि तुम भैया अगर बेरोजगार रहोगे तभी तो बीजेपी की रैलियों में शामिल होगे, बेरोजगार रहोगे तभी तो सवाल नहीं करोगे। अगर तुमने मान लो नीट क्लियर कर लिया भाई, तुम तो नौकरी मांगना शुरू कर दोगे। समझ में आ रहा है? मोदी अरे यार कोर्ट जाना है आज। कंट्रोल उदय। मोदी की 56 इंच छाती दिखाऊं? 56 इंच। देखो द हिंदू की रिपोर्ट है, मोदी ने रशिया से तेल लेने को इनकार कर दिया कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, नेचुरल गैस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसे हिंदू की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है उसको फॉलो करते हुए अमेरिका से डर के, ट्रम्प से डर कर, जी हां, मोदी सरकार ने अपने दोस्त रशिया को धोखा फिर दिया और कहा कि हम आपसे तेल गैस नहीं खरीदेंगे। मोदी है तो ओ ला मोदी जिंदाबाद। आपने रील में, इंस्टाग्राम में, एक्स पर एक अधिकारी है, उसको देखा होगा भाई, वो गरीबों के, आम लोगों के मकान तोड़ता है। माशाअल्लाह वो हिंदू मुसलमान नहीं करता है, रीलबाजी फुल करता है और जाता है और मतलब वो बड़ी बड़ी कॉलोनी, अमीर गरीब सब तोड़, एक उसका शौक है मकान तोड़ना, लोगों को धमकी देना। ठीक है, दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। ऐसे ही भारत के अंदर आपको बदमाश तानाशाह बहुत मिलेंगे। अब कहते हैं कि भारत के अंदर करप्शन नहीं है। ये बात जैसे ही आप बोलेंगे कि भारत के अंदर करप्शन नहीं है, महात्मा गांधी की कानों में हंसने की आवाज आएगी। अब इस रिपोर्ट को जरा देख लीजिएगा और ज्यादा जानकारी के लिए गूगल कर लीजिएगा और 1-2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट फुल आपके सामने अखबारों में मिल जाएगी। IPS IAS ने खरीदी जमीन, ठीक है, किसी जगह जमीन खरीदी। जैसे ही जमीन खरीदी कुछ दिन बाद वहां से हाईवे निकला और 10 गुना उस जमीन के दाम बढ़ गए। इसका सीधा मतलब मैं कैसे बताऊं, क्योंकि इस खबर में कुछ चीज घूमी हुई है ही नहीं। यानी करप्शन का ये लेवल है कि अधिकारियों को अगर पता चल रहा है कि अच्छा वहां से निकलने वाला है हाईवे, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पास हो जाएगा, अच्छा खुद जाकर वहां पहले जमीन खरीद ली। अब वहां से जब हाईवे पास हुआ तो IAS IPS हो गए मालामाल वीकली। मोदी एक और सुन के जाओ। जब 3 साल पहले मैंने कहा था कि मोदी सरकार ने हमारी फौज को कमजोर कर दिया है, हमारी सेना की टांगे तोड़ दी हैं, तो लोगों को बुरा लगा था, बहुत बुरा रहे सेना के खिलाफ। नहीं, मैं कभी अपने मुल्क के, आप देखना, मैं अपनी कभी फौज के खिलाफ नहीं हूँगा कभी। हम फौज को जानते ही कितना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कितना जानते हैं कि हम उन पर कोई टिप्पणी करेंगे। लेकिन फौज को कमजोर तो किया है, मोदी की नीति ने इस पूरे भारत को कमजोर किया है। TV9 भारतवर्ष देश का टॉप लेवल का गोदी मीडिया है, ठीक है, चाटुकारिता करता है। उसने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह रिपोर्ट शेयर की है। जब गोदी मीडिया ही रिपोर्ट शेयर कर दे इस तरह की जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो मामला कितना गंभीर होगा। यह रिपोर्ट देख लीजिए। सवाल किया गया सरकार से कि क्या ड्यूटी के दौरान मारे गए अग्निवीर को दूसरे शहीद सैनिकों की तरह उनके परिजनों को लाभ पाने का हक है, यानी उनको क्या पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार ने जवाब दिया बॉम्बे हाईकोर्ट को कि ये जो पेंशन वेंशन है ये अग्निवीर सैनिक को मरने पर भी नहीं मिलेगी। अगर अग्निवीर सैनिक कोई शहीद भी हो जाता है देश की सेवा करते हुए,
तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया है पेंशन मिलती है भारतीय जो सेना में है, अगर वो किसी मुसीबत में आते हैं, कोई दुर्घटना घटती है, कोई हादसा होता है, जंग होती है, हमारा फौजी कोई इस भारत माँ के सीने में समा जाता है, शहीद हो जाता है, तो भाई उनको पेंशन मिलती है। तो एक सेफ जोन होता है फौजियों के पास कि भाई ठीक है, अगर हम अपने भारत के लिए लड़ते हुए मारे गए तो हमारे परिवार का पूरा ध्यान सरकार रखेगी, पेंशन वेंशन देगी, सरकारी नौकरी भी मिलेगी। लेकिन यहां मोदी ने फौज को अग्निवीर में कन्वर्ट करके ये तक बता दिया है कि अग्निवीर का जवान अगर शहीद भी हो जाएगा तो पेंशन तक नहीं मिलेगी। कहां का ये इंसाफ है? फिर अग्निवीर वाला कोई फौजी क्या भारत के लिए अपनी जान देगा? वो तो गद्दारी कर जाएगा कि भाई नहीं नहीं हम सरेंडर कर रहे हैं भाई, हमें नहीं लड़ना भाई, हमें तो हमारी सरकारी सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं मर गया, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरे माँ बाप को कौन पालेगा? समझ रहे हो मोदी। खैर दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।